Hello everyone, so welcome back to Data Finance Wizard. In this video, I will discuss what is book value, dividend yield, ROCE, ROE, face value, EPS. In last video, I have discussed about the four main terminologies related to finance, related to stocks. सो यस बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जो आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग में हेल्प करेंगे। ये टर्म्स बहुत क्रूशियल होते हैं जब आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होते हो, तो ये टर्म्स बहुत हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, राइट? So as you can see on the screen that what is the definition of book value? This is the definition of book value that you should remember. Book value refers to the net asset value of a company as recorded in its financial statement, and it is calculated as the total asset of a company minus its total liabilities. Yes. बुक वैल्यू का मतलब होता है एक कंपनी के टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, व्हाट इज दिस मीन? एक कंपनी के टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज को अगर करते हैं तो वो बुक वैल्यू हमको फाइंड हो जाता है। इसका ये फॉर्मूला होता है कि बुक वैल्यू इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, राइट? अगर एक कंपनी के टोटल असेट्स 50 करोड़ है और लाइबिलिटीज 20 करोड़ है, तो बुक वैल्यू होगा 30 करोड़। मतलब असेट माइनस लाइबिलिटीज करते हैं तो हमारा बुक वैल्यू फाइंड होता है। ये वैल्यू बताता है कि अगर कंपनी एज बंद हो जाए तो इन्वेस्टर्स को कितना मिलेगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे है। इट रिप्रेजेंट दैट वैल्यू ऑफ अ कंपनीज इक्विटी फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। इट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स टू असेस अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड कंपेयर इट विथ इट्स मार्केट वैल्यू। इफ अ कंपनी मार्केट इज हायर देन बुक वैल्यू, अगर कंपनी का मार्केट वैल्यू जो है वो उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो इट में इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल ग्रोथ। ठीक है, अगर कन्वर्सली अ लोअर मार्केट वैल्यू देन बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू से कम होगा उसका मार्केट वैल्यू, देन माइट सजेस्ट अंडर वैल्यूएशन दिखाएगा। और या फिर दूसरा हो सकता है कि फाइनेंशियल ट्रबल। दो इंडिकेशंस देते हैं ये इन्वेस्टर्स को, अगर किसी का बुक वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो या तो फाइनेंशियल जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या फिर उस कंपनी में कुछ फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है। ठीक है, तो अगर हम समझे एक बार और, तो बुक वैल्यू होता क्या है? बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज को समझना। इसका मतलब ये होता है कि अगर बुक वैल्यू से क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है, ये वैल्यू बताता है कि अगर कंपनी आज बंद हो जाए तो इन्वेस्टर्स को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविडेंड यील्ड। व्हाट इज दिस? So yes, dividend yield is a financial ratio that shows how much a company pays out in dividends each year relative to its stock price, right? It helps investors understand the return they receive in the form of dividends for every rupee invested in the stock. Okay, and this is the formula of dividend yield. What is the formula of dividend yield? Dividend yield equal to annual dividend per share divided by market price per share into 100. Okay, सो ये समझते हैं डिविडेंड यील्ड होता क्या है। अगर आपको किसी स्टॉक से रेगुलर इनकम चाहिए तो डिविडेंड यील्ड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए समझना पड़ेगा। डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियोज होता है जो ये दिखाता है कि कंपनी कितना पे कर रही है इन डिविडेंड्स, मतलब डिविडेंड्स में कितना पे कर रही है आपके रिलेटिव आप इन्वेस्टर्स को, किसके रिलेशन में? उसके स्टॉक प्राइस के रिलेटिव में। ओके, सो ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि वो समझे कि कितना रिटर्न वो रिसीव कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कुछ की पॉइंट्स इसके भी है, लाइक हायर डिविडेंड इंडिकेट्स दैट द कंपनी पेज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड ज़्यादा हुआ तो इसका इंडिकेशन ये होता है, और इन्वेस्टर्स ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपने अर्निंग्स के एक अच्छे पोर्शन में जो अमाउंट है वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि ये लोअर एल्ड माइट सजेस्ट दैट द कंपनी इज री इन्वेस्टिंग इट्स अर्निंग फॉर ग्रोथ। अगर कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा है और फिर भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड कम है, कंपनी कम डिविडेंड दे रही है इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि कंपनी जो है वो इसको री इन्वेस्ट कर रही है ताकि
उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स हु प्रीफर रेगुलर डिविडेंड इनकम। ज़्यादातर डिविडेंड वो लोग इंटरप्रेट करते हैं, वो लोग एनालाइज करते हैं जो ये जिनका फोकस ये होता है कि उनको डिविडेंड जो है या फिर इनकम उनको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है, तो वो लोग डिविडेंड डील को एनालाइज करते हैं। केस एग्जाम्पल अगर देखें तो इफ अ कंपनी डिक्लेयर एनुअल डिविडेंड of 10 rupees per share and its current stock price is 200 rupees, then what is this? Dividend yield equal to 10 by 200 into 100 equal to 5%. This means an investors earn a 5% return in dividend on their investment in these stocks. Okay, so as you can see here, what is the formula of dividend yield? Dividend yield equal to annual dividend per share divided by market per price per share into 100. So yes, annual dividend per share is what here? Annual dividend per share is 10 rupees per share. Okay, and what is the current stock price? Current stock price is 200. So we can divide 10 by 200. Okay, and we find when we find percentage, then we have to multiply it by 100. Okay, so we are getting 5% here. What does it interpret? It interpret that this means an investor earns a 5% return in dividend on their investment in this stock. Okay, so I hope this is clear to you guys. Now moving to the next topic, that is return on capital employed. Okay, so what is this ROC? Return on capital employed is a profitability ratio that measures how efficiently a company is using its capital to generate profits. It is widely used to assess a company's financial performance and capital efficiency. So yes, ROC एक कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, और इसके ये फॉर्मूला है लाइक ROC को हम फाइंड कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो वी कैन कैलकुलेट द ROC like earning before interest and tax divided by capital employed, and when we find ROC in percentage, then we have to multiply it by 100. Okay, so the formula of ROC equal to earning before interest and tax, EBIT, divided by capital employed into 100. Okay, and what is definition of ROC? It is written over here, so you can see ROC is a profitability ratio. First point is here. The second point is what it measures. It measures how efficiently a company is using its capital, how efficiently a company is using its capital to generate profits. अपनी कैपिटल को कितना अच्छे से यूज करके कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, इसको शो करता है ROC. ओके, इट इज वाइडली यूज्ड टू एसेस अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपनीज एफिशिएंसी, कैपिटल एफिशिएंसी. ये ज्यादातर यूज किया जाता है ये एनालाइज करने में कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और उसकी कैपिटल एफिशिएंसी क्या है. So yes, moving to the next, where yes, when you have any confusion about what is EBIT, then EBIT is earning before interest and tax, and what it represents, it represents operating profit. EBIT always represents the operating profit. Okay, and what is capital employed? Capital employed equal to total assets minus current liabilities, or equity plus non-current liabilities. So yes, you have to understand it. Now we will discuss what is the key points of now we will discuss what is the key points of ROC. Yes, a higher ROC indicate better capital efficiency and profitability. So higher the ROC, better it is. Okay, it is useful for comparing companies within the same industry. अगर हम इसको यूज का पहला पॉइंट है हमारा कि ROC ज़्यादा है तो ये दिखाता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी कैपिटल की इफिशियंसी अच्छी है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट गेन कर रही है. दूसरी पॉइंट ये है, इसमें ये बता रहा है कि इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग. इस रेशियो का हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने में कंपनीज को. अगर सेम इंडस्ट्री से वो बिलोंग करता है तो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ROCE से हम कंपेयर करेंगे एंड देन वी गेट विच कंपनी इज बेटर. सो यस, दूसरा है ROC इज ऑफन प्रीफर्ड ओवर रिटर्न ऑन इक्विटी. ओवर रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC हमेशा प्रीफर किया जाता है ROE के ऊपर. मतलब ROE को भी हम एज अ कंपैरिजन और एज अ मेजरमेंट टूल कंसिडर करते हैं, बट ROC जो है वो ऑफन प्रीफर्ड होता है ROE के ऊपर, लाइक बिकॉज इट कंसिडर बोथ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग. क्योंकि ROC में दोनों कंसिडर किए जाते हैं, डेट भी कंसिडर किए जाते हैं और इक्विटी भी कंसिडर किया जाता है, और इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें. बट रिटर्न ऑन इक्विटी में सिर्फ
इक्विटी कंसिडर किया जाता है। दैट्स वाई आरओई की ज़्यादा प्रेफरेंस आरओसी को मिलता है कंपैरिजन के बेसिस पे। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल, इफ अ कंपनी हैज़ एन EBIT ऑफ 50 करोड़ रुपीस एंड कैपिटल एम्प्लॉयड of rupees 250 crore, then what would be the ROCE? So as we have seen, the formula of ROCE is like earning before interest and tax, EBIT divided by capital employed into 100. So yes, as you can see here, there is a EBIT of 50 rupees. So yes, we write 50, then we can divide the 50 by 250, and when we have to find the percentage, then we can multiply it by 100. Okay, so 50 by 250 into 100 equal to 20%. So what is what this means? What the means of 20%? So the meaning of 20% is, this means the company generated 20% return on its capital employed. Okay, so yes, एक इसका है कि हम लोगों ने भी पढ़ा, हायर आरओसी का मतलब होता है कंपनी अपने कैपिटल को अच्छे से यूज कर रही है। 20% आरओसी इज गुड आरओसी, but when we analyze the company, then we have to compare with other companies on the same industry. So now it's time to discuss the next point, that is return on equity. Okay, so what is this return on equity? It is simple, return on capital employed. It is similar return on capital employed, but as I have discussed, return ROC consider both डेट एंड इक्विटी, बट आरओई जो है वो ओनली कंसिडर करता है इक्विटी को। तो आरओई इज एन फाइनेंशियल रेशियोज दैट मेजर अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। इट इंडिकेट्स हाउ इफिशियंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स इक्विटी कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। ये इंडिकेट करता है कि एक कंपनी जो है वो कैसे इफिशियंटली यूज कर रही है इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी के कैपिटल को अपने प्रॉफिट को जनरेट करने में। सो यस, अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 रुपीज का है, लाइक 20 करोड़, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला आरओई इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इनटू 100। ओके, एंड आरओई इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जो बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा कितनी इफिशियंटली यूज कर रही है। इसका फॉर्मूला है आरओई इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ है और शेयर होल्डर्स इक्विटी 100 करोड़ है, तो आरओई होगा कितना? 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 20%। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि हम कैसे फाइंड करते हैं इसको, नेट प्रॉफिट इज 20 रुपीज एंड जो हमारा शेयर होल्डर इक्विटी है वो 100 है, तो इसको 100 से डिवाइड करके इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20%। So yes, in interpretation you can write this means the company generate 20% return on shareholders equity. कुछ की पॉइंट्स इसके हैं, लाइक हायर आरओई सजेस्ट अ कंपनी इज इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग इट्स इक्विटी टू जनरेट प्रॉफिट। सेम, a lower declining ROE may indicate inefficiency or financial struggles, and it is useful for comparing companies within same industry. ये useful है, इस रेशियो का यूज क्यों किया जाता है? For comparing the companies within the same industry. So higher ROE means कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इक्विटी होल्डर्स के लिए। कंपैरिजन है कुछ लाइक ROE वर्सेस ROC. So ROC consider only equity while ROC consider both debt and equity. First thing is ROE is important for equity investors while ROC is useful for evaluating overall business efficiency. So ROC is more preferred than over ROE. Okay, then it's time to discuss what is face value. Okay, so first of all we will understand what is face value. Face value एक स्टॉक या बॉन्ड की ओरिजिनल नॉमिनल वैल्यू होती है। स्टॉक के केस में ये वैल्यू कंपनी की आईपीओ के वक्त डिसाइड होती है और जनरली 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये होती है। मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू अलग होते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस डिमांड सप्लाई की बेसिस पे चेंज होती है, लेकिन फेस वैल्यू जो है ज़्यादातर ओरिजिनल वैल्यू को इंडिकेट करता है। लेकिन फेस वैल्यू इज अ नॉमिनल और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ स्टॉक और बॉन्ड एज स्टेटेड बाय द इशूइंग ऑफ कंपनी एंड इट इज वैल्यू प्रिंटेड ऑन द सिक्योरिटी एंड डज नॉट चेंज विद द मार्केट फ्लक्चुएशन। ये मार्केट फ्लक्चुएशन पे चेंज नहीं होता है फेस वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। Okay, so yes, now we will understand the key points of face value. So also known as par value और nominal value भी इसको मतलब इसको बोलते हैं। It is determined at the time of issuance and remains constant.
ये इशू के टाइम लाइक स्टॉक में ज़्यादातर आईपीओ जब रिलीज़ करते हैं पहली बार कंपनी, तो उस टाइम जो फिक्स होता है वो फेस वैल्यू हो गया। तो टाइम कंपनी के इशू के टाइम वो डिटरमाइन किया जाता है और वही कांस्टेंट होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस से बिल्कुल अलग होता है विच फ्लक्चुएट्स, क्योंकि मार्केट प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। पर फेस वैल्यू जो इशू के टाइम डिटरमाइन किया गया वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। इन स्टॉक्स इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट्स। स्टॉक्स में कब हेल्प करता है ये फेस वैल्यू? तो स्टॉक्स में ये डिविडेंड कैलकुलेट करते समय या फिर स्टॉक स्प्लिट्स के समय हेल्प करता है। और बॉन्ड में कब हेल्प करता है? तो जब इशूअर रिपे करता है मैच्योरिटी पे अमाउंट को, तब ये वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यस, इट इज important in bond at the time of issuer repay at maturity, and in stock it helps in calculating dividend and stock splits. So now we will talk about the example of in stocks. So if a company issues shares with a face value of 10 rupees, it means that each share has an original worth of 10 rupees. एग्जाम्पल ये है कि अगर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है लेकिन मार्केट ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस शेयर की जो ओरिजिनल वर्थ है, ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 10 रुपए की ही है, लेकिन मार्केट प्राइस कुड बी 500 ड्यू टू ट्रेडिंग एक्टिविटी। लेकिन मार्केट प्राइस जो है वो 500 हो सकती है क्योंकि इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी है, डिमांड एंड सप्लाई है, बहुत सारे रीजन है। इससे करंट मार्केट प्राइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था, करंट मार्केट प्राइस कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे अफेक्ट होता है। सो यस, करंट मार्केट प्राइस डिफरेंट हो सकती है। अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 है तो उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है, उसकी ओरिजिनल जो वर्थ है वो 10 रुपए की ही है। तो यस, ये हो गया बॉन्ड में है कि कंपनी इशू अ बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड a 10% annual coupon rate, the bondholder will receive 10% of 1000 as interest annually and 1000 at maturity. Okay. Now, this is the, I think this is the last topic of this. Yes, this is the last topic of this video. Understand it carefully. What is EPS? Because it is the most important terms that you have to understand when you analyze the company for your fundamental analysis and for your investment purpose. So yes, EPS is what? Earning per share. EPS, earning per share, is a financial ratio that represents the portion of a company's profit allocated to each outstanding share of common stock. इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी हर शेयर के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी जो है वो हर शेयर के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसका मतलब ये हो गया। इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट। ये कंपनीज के प्रॉफिट के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है जो एलोकेट किया जाता है हर शेयर के लिए, टू इच आउटस्टैंडिंग शेयर के लिए ऑफ अ कॉमन स्टॉक। ठीक है, ये की इंडिकेटर होता है कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने में। लाइक ईपीएस का फॉर्मूला हम अगर देखें तो नेट प्रॉफिट इज व्हाट? आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स। जो डिविडेंड्स हम पे कर रहे हैं उसको भी हम माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। यस, एक बार और देखते हैं ईपीएस का फॉर्मूला। ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय total number of outstanding shares. So yes, a higher EPS indicate higher profitability per share. Okay, अगर higher EPS है तो indicate करता है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है पर शेयर पे। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपनीज। इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि वो कंपेयर करें प्रॉफिटेबिलिटी को ऑफ डिफरेंट कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने में हम हेल्प करते हैं। ईपीएस एक सेम इंडस्ट्री में एक कंपनी की ईपीएस को हम कंपेयर करते हैं उसके कंपेटिटर्स मतलब दूसरी कंपनी से, और वहां से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि इन विच कंपनी वी शुड इन्वेस्ट। ओके, so yes, EPS also used in valuation metrics like PE ratio. वैल्यूएशन मैट्रिक्स में भी यूज किया जाता है, लाइक पी रेशियो में ईपीएस का इन कंट्रीब्यूशन होता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ईपीएस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईपीएस? Guys, there are two types of EPS. First is basic EPS. It uses the outstanding shares. And second is diluted EPS. It adjusts for potential dilution for convertible securities. ओके, तो हमने क्या देखा इसमें कि ईपीएस दो तरह के होते हैं। पहला बेसिक ईपीएस होता है जिसमें हम आउटस्टैंडिंग शेयर को यूज करते हैं फॉर्मूला में, लाइक नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एंड डायलूटेड ईपीएस जो होता है वो एडजस्ट फॉर पोटेंशियल डायल्यूशन फॉर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती है उसमें जो
पोटेंशियल डायल्यूशन होता है उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं. ये डायल्यूटेड ईपीएस हो गया, but we generally use the basic EPS. Okay, yes, now this is the last slide in which I have discussed the example of EPS. So yes, if a company has net profit after tax is 50 crore and preferred dividends is 5 crore, so what would be the EPS? EPS would be 50 minus 5, and yes, number of share equal to 10. Outstanding share is 10, so we can divide 45 50 minus 5 equal to 45, and as 45 divided by 10, so we are finding the value 4.5. So what 4.5 indicate? It indicates that the each share earns 4.5 in profit. हर शेयर में 4.5 रुपए की प्रॉफिट हो रही है हर शेयर के लिए. तो ज्यादा ईपीएस का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, ओके गाइस, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स जो आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग में हेल्प करेंगे. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. अगर आपको और भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लर्निंग. और ये आपके सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा ये वीडियो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे फाइनेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ईपीएस और फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल टर्म्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं. सो येस, keep watching. Bye. Take